स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। मतलब एक राजा केवल अपने राज्य में सम्मान पाता है, लेकिन एक विद्वान की हर जगह पूजा होती है। आज के इस डीप डाइव की शुरुआत हम इसी प्राचीन श्लोक के साथ कर रहे हैं। बहुत ही सटीक श्लोक चुना है आपने और मुझे लगता है आज की चर्चा के लिए एकदम परफेक्ट है। बिल्कुल। तो आज हम OKKO.PDF नाम के एक बहुत ही विस्तृत डॉक्यूमेंट पर डीप डाइव कर रहे हैं। इसका मिशन ये समझना है कि भारत की शिक्षा प्रणाली का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ, हमारी मौजूदा चुनौतियां क्या हैं, जैसे बजट या बुनियादी ढांचा। हाँ, और भविष्य के लिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है यानी NEP 2020, उसके हर पहलू को डिकोड करना भी हमारा मकसद है। एकदम सही। और मैं बस ये कह रही थी कि ये जो हमारा सिस्टम है ना, ये कैसे काम करता है, आज हम इसी की परतें उधेड़ने वाले हैं। बिल्कुल। देखिए, ये चर्चा सिर्फ स्कूलों या किताबों के बारे में नहीं है। मतलब ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे एक शिक्षा प्रणाली पूरे लोकतंत्र और देश की अर्थव्यवस्थाओं को आकार देती है। सही बात है। आज हम ये भी देखेंगे कि भारत की शिक्षा प्रणाली में वास्तव में क्या काम कर रहा है, कहाँ कमियां हैं और भविष्य के लिए हम क्या रणनीतियां अपना रहे हैं। हाँ, और वर्तमान को समझने के लिए ना हमेशा थोड़ा इतिहास में पीछे जाना पड़ता है। बिल्कुल जाना पड़ता है। हमें पता है कि प्राचीन काल में हमारे पास गुरुकुल थे, नालंदा था, फिर मध्यकालीन युग में मदरसे आए, सूफी संतों का अनुभवजन्य ज्ञान था, और फिर आए अंग्रेज। हाँ, औपनिवेशिक काल, जहां से ये पूरी कहानी ही बदल गई। बिल्कुल। मतलब लॉर्ड मैकाले ने जब अंग्रेजी माध्यम की शुरुआत की और वुड्स डिस्पैच आया, तो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य ही बदल दिया। एकदम सही कह रही हैं आप। मैकाले ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो सिर्फ क्लर्क पैदा करे, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग को दबा दिया गया। लेकिन आज अगर हम बात करें, हाँ, बजट की बात करते हैं ना, क्योंकि किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए जो सबसे जरूरी ईंधन है वो तो बजट ही है। बिल्कुल। और आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का जो डेटा इस डॉक्यूमेंट में है, वो काफी आंखें खोलने वाला है। मैंने भी पढ़ा कि शिक्षा पर जो सरकारी खर्च है वो GDP का सिर्फ 2.9% पर ही अटका हुआ है। हाँ, पिछले कई सालों से। और जो डेटा मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है वो ये है कि सामाजिक सेवा व्यय में शिक्षा का हिस्सा 42.5% से गिरकर सिर्फ 35.5% हो गया है। एक मिनट, अगर मैं आपको यहाँ रोकूं, मतलब अगर शिक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है तो इसका हिस्सा घट क्यों रहा है? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। क्योंकि एक तरफ तो हम सुन रहे हैं कि वो जो PM श्री योजना है उसके लिए 4,000 करोड़ रुपए का नया आवंटन हुआ है। हाँ, PM श्री के लिए हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ उच्च शिक्षा के लिए जो हीफा है, मतलब हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, और जो IIMs हैं, उनके बजट में कटौती कर दी गई है। बिल्कुल। मतलब ये तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे हम एक बुलेट ट्रेन चलाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन जो पटरियों के रखरखाव का बजट है वही आधा कर दिया गया है। ऐसा क्यों? बहुत बढ़िया एनालॉजी दी आपने, बुलेट ट्रेन वाली। हाँ। लेकिन देखिए, इसके पीछे ना सरकार की एक रणनीति है। अच्छा। फोकस अब सिर्फ हर जगह इमारतें खड़ी करने से हट रहा है। अच्छा, तो अब फोकस कहाँ है? अब फोकस है PM श्री जैसी चुनिंदा और उच्च गुणवत्ता वाली योजनाओं पर। मतलब सीमित संसाधनों का रणनीतिक उपयोग किया जा सके। 100 औसत दर्जे के स्कूल बनाने से बेहतर है कि कुछ बेहतरीन मॉडल स्कूल बनाए जाएं जो बाकियों के लिए उदाहरण बने। समझ गए। बिल्कुल। लेकिन अब बजट से आगे बढ़कर अगर हम क्लासरूम के अंदर झांकें तो स्थिति और भी दिलचस्प हो जाती है। अरे हाँ, वो असर की रिपोर्ट, असर 2023। अगर बजट ऐसा है तो बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है, ये रिपोर्ट एकदम साफ दिखाती है। हाँ, और इस रिपोर्ट का जो बियॉन्ड बेसिक्स वर्जन है, जो 14 से 18 साल के युवाओं के लिए है, उसके आंकड़े सच में परेशान करने वाले हैं। मतलब हम खुश हो सकते हैं कि प्राइमरी लेवल पर एनरोलमेंट लगभग 100% है, लेकिन कक्षा 8 के बाद जो ड्रॉप आउट रेट है ना, वो बहुत ही ज्यादा है। और जो बच्चे सिस्टम में हैं भी, उनकी लर्निंग का स्तर देखिए। लगभग 25% युवा ऐसे हैं जो अपनी ही क्षेत्रीय भाषा में कक्षा 2 के स्तर का पाठ भी धारा प्रवाह नहीं पढ़ सकते। ये मैंने भी पढ़ा। और गणित का हाल तो और भी बुरा है। बिल्कुल। सिर्फ 43.3% युवा ही भाग या डिवीजन के बुनियादी सवाल हल कर पाते हैं। हाँ, और यहाँ जो बात वास्तव में मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प और अजीब लगी, वो स्केल वाला डेटा है। वो पैमाना नापने वाला। हाँ, मतलब अगर स्केल 0 से शुरू हो रहा है तो 85% युवा आसानी से लंबाई नाप लेते हैं। लेकिन
लेकिन अगर आप स्केल को 0 के बजाय नंबर 2 या 3 से खिसका दें तो क्या होता है? तो ये आंकड़ा सीधे गिरकर सिर्फ 39% है जाता है। अरे मतलब ये कैसे संभव है? 15 साल का एक बच्चा जो स्मार्टफोन इतनी आसानी से चला लेता है, गूगल मैप से रास्ते खोज लेता है। और 90% के पास स्मार्टफोन है भी। हाँ, तो एक साधारण स्केल से लंबाई क्यों नहीं माप पा रहा? देखिए, यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है ना, वो ये है कि हमारी प्रणाली में डिजिटल साक्षरता तो तेजी से बढ़ी है, बच्चे यूजर इंटरफेस समझना सीख गए हैं, लेकिन जो बुनियादी संज्ञानात्मक कौशल है, जिसे हम फाउंडेशनल न्यूमरेसी कहते हैं, वो बहुत पीछे छूट गया है। मतलब बच्चों को अगली कक्षाओं में प्रमोट तो कर दिया गया, लेकिन उनकी जो नींव थी वो मजबूत नहीं की गई। बिल्कुल। अब सोचिए, जो छात्र स्कूली शिक्षा की इन भारी कमियों से जूझकर किसी तरह आगे बढ़ते भी हैं, तो उनका सामना हायर एजुकेशन के चक्रव्यूह से होता है। और शायद इसीलिए अंततः वो ब्रेन ड्रेन यानी प्रतिभा पलायन होता है। एकदम सही। अगर हम डेटा देखें तो भारत का उच्च शिक्षा में जो सकल नामांकन अनुपात है, यानी GER, वो करीब 26.3% है। हाँ, जो कि वैश्विक औसत 33% से काफी कम है। यहाँ तक कि ब्राजील 46% पर है और चीन 30% से ऊपर है। हालांकि डॉक्यूमेंट ये जरूर बताता है कि लड़कों और लड़कियों के बीच का जो लैंगिक अंतर है वो अब कम हो रहा है। ये एक अच्छी खबर है। हाँ, ये पॉजिटिव है। लेकिन जो ब्रेन ड्रेन है वो बहुत बड़ी समस्या है। पिछले 5 वर्षों में 6 लाख से अधिक भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ी है। बाप रे, 6 लाख? बिल्कुल। और इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हमारे यहाँ R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर GDP का मात्र 0.7% ही खर्च होता है। और विकसित देशों में उन्हें आकर्षक वेतन और बेहतर रिसर्च लैब्स मिल जाती हैं। तो टैलेंट तो बाहर जाएगा ही ना। अब इसे रोकने के लिए जो एक नया कदम उठाया जा रहा है वो है विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों को भारत में प्रवेश देना। हाँ, फॉरेन यूनिवर्सिटीज, ताकि कम लागत पर वैश्विक शिक्षा यही मिल सके और जो विदेशी मुद्रा बाहर जा रही है वो रुक जाए। बिल्कुल। लेकिन ये मुझे बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसे हम कच्चे हीरे तो अपनी खदानों से मतलब अपने देश से निकाल रहे हैं। सही एनालॉजी है। हाँ, लेकिन उनकी कटाई, पॉलिशिंग और जो असली मुनाफा है वो कोई और देश कमा रहा है, क्योंकि हमारे पास अत्याधुनिक मशीनें मतलब वो रिसर्च लैब्स ही नहीं है। आप एकदम सही कह रही हैं। देखिए, विदेशी विश्वविद्यालयों का आना ना इन प्रतिभाओं को रोकने का एक अच्छा तरीका जरूर है, लेकिन जो असली चुनौती है वो ये सुनिश्चित करना है कि ये जो वैश्विक शिक्षा है ये केवल संपन्न वर्ग तक सीमित ना रह जाए। मतलब इसे समावेशी होना चाहिए। बिल्कुल, वरना एक नया क्लास डिवाइड बन जाएगा। लेकिन देखिए, चाहे स्कूली शिक्षा हो या उच्च शिक्षा, मुझे लगता है किसी भी प्रणाली की सफलता ना उसके शिक्षकों पर निर्भर करती है। एकदम सही कहा आपने। और यहाँ हमारी स्थिति ये है कि शिक्षकों की करीब 9 लाख रिक्तियां हैं। 9 लाख। और जो शिक्षक हैं भी, उनके प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर भी सवाल है। CTET जैसी जो शिक्षक पात्रता परीक्षाएं हैं, उनमें पास होने का प्रतिशत बहुत ही कम है। हाँ, इसीलिए तो सरकार अब निष्ठा जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षकों के कौशल विकास पर इतना जोर दे रही है। बिल्कुल। पर शिक्षकों से भी बड़ी एक बात है जिस पर डॉक्यूमेंट बात करता है, शिक्षा का मूल दर्शन या फिलॉसफी। भारतीय बनाम पश्चिमी शिक्षा प्रणाली की तुलना, राइट? हाँ, मतलब भारतीय प्रणाली जो हमेशा से समग्र विकास, सम्मान, विनम्रता और विशेष रूप से स्मृति यानी याद रखने पर जोर देती है। और वहीं जो पश्चिमी प्रणाली है वो आलोचनात्मक सोच मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, व्यक्तिवाद और इंटरैक्टिव शिक्षण पर आधारित है। तो इस सबका क्या मतलब है? यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या हम याद करने की इस भारतीय परंपरा की बेवजह ज्यादा आलोचना नहीं कर रहे हैं आजकल? बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है। मतलब क्या इसी श्रुति और स्मृति की परंपरा ने, जो सुनकर याद रखने पर आधारित थी, हमारे प्राचीन ज्ञान को सदियों तक जीवित नहीं रखा? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और मैं आपके इस तर्क की सराहना करता हूँ। देखिए, स्मृति और रटना जो है ना, वो बच्चे में अनुशासन और एक नींव बनाते हैं। और ये अपने आप में बिल्कुल भी गलत नहीं है। समस्या वहां आती है जब ये स्मृति आलोचनात्मक सोच की जगह ले लेती है। अच्छा, मतलब जब बच्चा सोचना बंद कर दे और सिर्फ याद किए हुए को उगल दे। बिल्कुल। आज की जो तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था है ना, उसमें केवल याद किया हुआ ज्ञान काफी नहीं है। आपको उस ज्ञान पर सवाल उठाना आना चाहिए और उसे लागू करना आना चाहिए। एकदम सही। तो अब बात आती है कि इन सारी चुनौतियों को दूर करने के लिए, इन दार्शनिक अंतरों को पाटने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? हाँ, समाधान का खाका,
जैसे शिक्षा का अधिकार। डॉक्यूमेंट में वो उन्नीकृष्णन मामले का जिक्र है जो 1993 में हुआ था। जिसने अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार माना था। बिल्कुल। और फिर RTE 2009 आया जिसने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया। लेकिन जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है वो तो NEP 2020 है ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। हाँ, NEP तो मतलब पूरी तरह से क्रांतिकारी बदलाव है। वो जो हमारी पुरानी 10+2 प्रणाली थी उसे पूरी तरह हटाकर नई 5+3+3+4 संरचना ला दी गई है। और कक्षा 5 तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देने की बात है, जो मुझे लगता है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और इसके अलावा जो कला, विज्ञान और व्यावसायिक स्ट्रीम के बीच की वो जो कठोर दीवारें थीं, हाँ, वो हटा दी गई हैं और कक्षा 6 से ही इंटर्नशिप और कोडिंग शुरू की जा रही है। और उच्च शिक्षा में देखिए, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम लाया गया है। इसका मतलब है कि छात्र बीच में पढ़ाई छोड़ सकते हैं और बाद में वहीं से जुड़ सकते हैं। हाँ, और समग्र मूल्यांकन के लिए परख नाम की एजेंसी भी बनाई गई है। तो ऐसा लगता है जैसे NEP 2020 असल में भारतीय प्रणाली जो समग्र और बहुविषयक है और पश्चिमी प्रणाली जिसमें लचीलापन और क्रिटिकल थिंकिंग है, उन दोनों का एक आदर्श मिश्रण बनाने की कोशिश कर रही है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। ये नीति ना रटने की संस्कृति से बाहर निकलकर सीखना कैसे है, मतलब हाउ टू लर्न, उस पर केंद्रित है। बिल्कुल। और कक्षा 6 से जो वोकेशनल शिक्षा को जोड़ा जा रहा है वो भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड को वैश्विक रोजगार बाजार के लिए तैयार करने का एक बहुत ही सीधा प्रयास है। तो इस विस्तृत चर्चा ने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली ने ना गुरुकुलों से लेकर डिजिटल क्लासरूम और अब विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस तक एक बहुत ही अविश्वसनीय यात्रा की है। बिल्कुल की है। बजट की कमी और असर रिपोर्ट की जो जमीनी हकीकत है, वैसी गंभीर चुनौतियां तो जरूर हैं हमारे सामने। हाँ, लेकिन NEP 2020 जैसे कदम एक मजबूत और लचीले भविष्य की बहुत बड़ी उम्मीद जगाते हैं। एकदम सही। और चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबको सोचने पर मजबूर कर दे। हाँ, बिल्कुल। आज जब AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेकंडों में कोडिंग कर रहा है, डेटा प्रोसेस कर रहा है, गणित के इतने जटिल सवाल हल कर रहा है, तो वो सब तो मशीनें कर ही रही हैं। हाँ, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि भविष्य में शुद्ध तकनीकी कौशल से ज्यादा मूल्य सहानुभूति, नैतिकता और एक समग्र दृष्टिकोण का होगा? अरे वाह, ये बहुत ही गहरी बात कही आपने। और अगर ऐसा है तो क्या हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षा का वो मॉडल जो एक इंसान के आध्यात्मिक और समग्र विकास पर जोर लेता था, कल की इस AI संचालित दुनिया में भारत का सबसे बड़ा और अनोखा हथियार नहीं बन जाएगा? ये तो वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल। तो श्रोताओं, इस विचार पर खुद सोचिएगा जरूर। आज के इस गहरे और दिलचस्प डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।